नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करवाने जा रहा हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती को ध्यान में रखते हुए मैं आपको समय समय पर जीएस और हिंदी के प्रश्नों को हल करवा रहा हूं। ध्यान रहे कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो 20 नंबर का है और इसमें मैं आपको हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं हल करवाने जा रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न जो है वो है कि ऐसा लगा मानो बम फटा हो, ऐसा लगा मानो बम फटा हो, वाक्य में कौन सा अव्यय है? ए ऑप्शन कह रहा है स्वरूप बोधक, बी ऑप्शन कह रहा है संकेत बोधक, सी ऑप्शन कह रहा है उद्देश्य बोधक और डी ऑप्शन कह रहा है कारण बोधक। देखिए इसमें हिंदी में यदि आप शब्द के अर्थ को समझ जाएंगे तो आंसर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ढूंढने में आसानी होगी। कहने का मतलब अर्थ में ही उसका आंसर छिपा हुआ है। देखिए ऐसा लगा मानो बम फटा हो, तो क्या आपके अंदर संकेत का भाव पैदा हो रहा है कि कोई उद्देश्य दिखा रहा है कि कोई कारण बता रहा है कि कोई स्वरूप आपके मन में बन रहा है? जल्दी से बताइए। तो देखिए मैं आपको आंसर भी साथ साथ बताते चलूं कि क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए ऐसा लगा मानो बम फटा हो, इसका आंसर जो है वो है स्वरूप बोधक। क्या है? यानी पहला ऑप्शन आपका सही है, स्वरूप बोधक। कहने का मतलब ऐसा लगा मानो बम फटा हो, इसमें एक स्वरूप बन रहा है। क्या बन रहा है? एक चित्र बन रहा है, स्वरूप बन रहा है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है? हावत, वत, कह या आवत। देखिए ए ऑप्शन कह रहा है हावत, बी ऑप्शन कह रहा है वत, सी ऑप्शन कह रहा है कह और डी ऑप्शन कह रहा है आवत। बताइए कौन सा सही है, बताइए। तो देखिए कहावत में देखिए प्रत्यय हो या उपसर्ग हो, इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि जब या उपसर्ग निकाला जाए या प्रत्यय निकाला जाए तो जो शब्द बचे उसका अपना एक विशेष अर्थ निकले। तो आप बताइए उसमें वत निकालेंगे तो बढ़िया अर्थ निकलेगा कि हावत की कह की आवत। तो मैं आपको बता दूं कि यदि देखिए आंसर इसका देख लीजिए, कहावत में यदि हम लोग आवत निकाल दें यानी चौथा ऑप्शन देखिए आवत, तो इसमें बचेगा कह। कह मतलब क्या होता है? कहना। जैसे कहते नहीं है कह रहे हैं, तो वही हुआ कि कह शब्द जो बच रहा है उसमें यदि हम आवत जोड़ देंगे तो हो जाएगा कहावत। देखिए आवत मतलब बड़ा आ, और देखिए कह के बाद जो बड़ा की मात्रा है यहाँ पर वो आ की मात्रा है, तो यहाँ पर आवत जो है प्रत्यय है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अंत में आप जरूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। देखिए कह क्या रहा है कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? देखिए राजा सेवक को कंबल देता है, अगर हम इसमें कारक पूछें तो देखिए प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए समझ लीजिए पहले, इसमें थोड़ा लोचा है इस बात का, क्योंकि कहीं कहीं पर कुछ अपवाद स्वरूप जो शब्द होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, उनको हम लोग विशेष तरीके से पढ़ते भी हैं, उसको पढ़ लिया जाता है। तो ध्यान रहे पहले आप समझ लीजिए यहाँ पर। तो देखिए राजा सेवक को कंबल देता है, यहाँ पर होगा आंसर आपका संप्रदान कारक। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें को आ रहा है, प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को होना चाहिए, लेकिन जब किसी व्यक्ति को कोई दान देता है तो वहाँ पर के लिए होता है, जैसे राजा सेवक के लिए, यहाँ पर के लिए छिपा हुआ है। लेकिन याद रहे कि जब कोई व्यक्ति किसी को दान देता है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। अर्थात आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका सही है ए ऑप्शन। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ध्यान दीजिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? बताइए कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। जो अंधा व्यक्ति होता है आप समझ ही रहे हैं कि उसे वह लाचार होता है, तो इसमें कौन सा अव्यय है? संकेतवाचक, बी ऑप्शन कह रहा है कारणवाचक, सी ऑप्शन कह रहा है परिमाणवाचक, डी ऑप्शन कह रहा है संबंधवाचक। क्या इसमें कोई संकेत बता रहा है कि कोई कारण बता रहा है कि इसमें कहीं नापतोल की बात आ रही? परिणाम, ओ नापतोल नहीं, परिमाण है होता है नापतोल का। परिणाम मतलब कोई हल निकल रहा है, या यहाँ पर कोई संबंध बता रहा है। तो बताइए कौन सा इसमें वाचक है, यानी कौन सा अव्ययवाचक है इसमें? बताइए।
वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो देखिए मैं आपको इसका आंसर बता दूं, इसमें वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, यहाँ पर एक प्रकार का कारण है। क्या है? कारण। कौन सा कारण इसमें दिखाई दे रहा है? ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा कारण आपको दिखाई दे रहा है? तो इसमें लाचार है क्योंकि वह अंधा है, यही इसमें का सबसे बड़ा कारण है। देखिए संकेत ये नहीं है, संकेत का मतलब होता है जैसे कह दिया गया यह सर्प है, संकेत बता रहा है कि यह सर्प है, संकेत दे रहा है। वो कह दिया जाए कि रात होने वाली है, तो ये यानी संकेत दे रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर एक कारण बता रहा है कि वो कारण किसके वजह से हो रहा है, कि यदि अंधा ना होता, कारण है क्या कि अंधापन की, तो वही कारण है कि लाचार हो रहा है। तो यहाँ पर बात को समझने का हमारे प्रयास करिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यानी कारण यदि ना होता अंधापन की तो वो लाचार ही ना होता, तो इसलिए यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही है। ओ आपका यहाँ पर क्या है? बी ऑप्शन कारणवाचक सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए चरण कमल बंदौ रघुराई में अलंकार है। देखिए हाफ लाइन क्लास में मैं इसको बहुत बार बता चुका हूं। बताइए चरण कमल बंदौ रघुराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, रूपक या रूपकातिशयोक्ति? बताइए। देखिए श्लेष अलंकार की परिभाषा आप लोग जानते ही हैं कि एक शब्द हो उसमें कई अर्थ छिपे हों। तो क्या इसमें कोई ऐसा दिख रहा है? उपमा में क्या होता है? किसी की उपमा किसी से दी जाती है। और रूपक में तुरंत विशेषण विशेष शब्द के बगल ही शब्द दिया रहता है जो उसकी विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पर अब आप लोग जान गए होंगे क्योंकि मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पर आंसर जो होगा आपका रूपक अलंकार। क्यों? देखिए जब कोई शब्द उसके तुरंत बाद हो और वो शब्द उसकी विशेषता बताता हो, लिखा है चरण कमल, यानी चरण जो है किसके समान है? कमल के समान, तुरंत विशेषता चरण की कमल बता रहा है। अर्थात जब ऐसे आपको शब्द देखने को मिले तो वहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पर आपका होगा रूपक अलंकार। कौन सा होगा? रूपक अलंकार। अर्थात आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज, अब्ज देखिए इसमें मतलब कि 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन अब्ज के हैं लेकिन एक नहीं है। कौन सा नहीं है? शंख, चंद्रमा, मेघ, कपूर। देखिए शंख, चंद्रमा, वैसे कपूर को कर्पूर कहते हैं शुद्ध में, और तद्भव इसका कपूर ही होता है। तो बताइए इसमें कि अब्ज का इसमें कौन सा अर्थ जो है गलत है? चलिए मैं आपको आंसर दिखाता हूं। देखिए अब्ज का यहाँ पर जो अर्थ जो कह रहे हैं गलत है वो क्या है? यानी अनेकार्थी शब्द यदि अब्ज के गलत विकल्प का यदि हम चयन करें तो मेघ होगा, सी ऑप्शन। क्योंकि मेघ माने बादल होता है, जबकि अब्ज का अर्थ शंख, चंद्रमा और कपूर तीनों होता है, मेघ नहीं होता है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अंडे का शहजादा, शहजादा बताइए अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होगा? अंडे का शहजादा कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति या अनुभवहीन व्यक्ति। मतलब अंडा हो और उस पर शहजादा का मतलब समझ ही रहे हैं, कोई एक व्यक्ति ऐसा कि जो उसकी रखवाली कर रहा हो। शहजादा मतलब उसका राजा। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है? तो देखिए यहाँ पर कमजोर व्यक्ति का अर्थ ही नहीं है, चालाक से भी कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। देखिए यहाँ पर है अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? अनुभवहीन व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। समझ में आई बात? यानी अंडे का शहजादा का अर्थ है अनुभवहीन व्यक्ति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये भी प्रश्न की हम चर्चा हाफ लाइन क्लास में किए हैं। बताइए 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, प्रयुक्त अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास, श्लेष, यमक, अन्योक्ति। कहने का मतलब आप तो जान ही गए होंगे। देखिए इसमें 2 शब्द ऐसे हैं कि जो 2 बार आए हैं। देखिए 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब आप कहेंगे देखिए 3 3 2 बार आया है, बेर बेर 2 बार आया है, खाती खाती 2 बार आया है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ पे है? देखिए अगर 3 यहाँ पर भी है तो 3 उसमें भी है, तो अर्थवत एक ही तो है। 3 माने संख्या, चाहे उधर कहिए 3 चाहे इधर कहिए 3, तो संख्या है। अब खाती इधर भी एक अर्थ है खाने का, मतलब उधर भी चाहे कहिए खाती, मतलब 2 बार खाती खाती है का अर्थ है खाने से ही। 3 3 कहे तो 3 3 कहे तब भी संख्या से ही है, चाहे 1000 बार कहोगे 3 लेकिन संख्या आएगी। लेकिन एक शब्द इसमें है 2 बार आया है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है। जैसे बेर, एक बेर का मतलब समय से है, जैसे कहते हैं 3 बेर खाती हैं, तो 3 बेर यहाँ पर समय है, और एक बेर का अर्थ फल है, फल, जिसे गांव में तद्भव रूप में बैर कहते हैं, बैर। तो यहाँ पर बेर जो शब्द है वो एक शब्द है 2 बार आया है और अर्थ अलग अलग है। अब बताइए कौन सा अलंकार होगा?
क्या अनुप्रास होगा, श्लेष होगा, यमक होगा या अन्योक्ति होगा? तो देखिए मैं आपको ज़्यादा ना भ्रमित करते हुए आंसर दिखा देता हूँ। यहाँ पर होगा कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। यमक अलंकार की ही परिभाषा है कि एक शब्द जब दो बार आए उसका अर्थ अलग अलग हो। देखिए अनुप्रास अलंकार एक वर्ण बार बार आए, श्लेष अलंकार एक शब्द हो और उसका अर्थ कई हो, तो ये होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए घर का पर्यायवाची शब्द है, घर का पर्यायवाची शब्द है विहार, इला, आश्रम, गेह। जल्दी से बताइए, घर का पर्यायवाची शब्द है, जल्दी से बताइए। तो देखिए घर का जो पर्यायवाची शब्द है वो है गेह। क्या है? गेह। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सभा जैसे कहते नहीं, आज प्रधानमंत्री की यहाँ पर रैली है, वहाँ पर सभा होने वाली है, तो सभा प्रधानमंत्री की हो, मुख्यमंत्री को, कोई भी हो, अगर वहाँ पर कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं तो उसी को हम सभा कहते हैं। उसमें कई सारे कार्यक्रम निश्चित होते हैं, कई सारे उसमें नियम होते हैं, तभी जाकर, जैसे ऐसा नहीं है कि बस दो लोग खड़े हो गए सभा हो गई, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे नियम रूल होते हैं तभी उसको हम सभा कह सकते हैं। तो बताइए उसमें कौन सा नहीं है सभा का पर्यायवाची? सम्मिलित, परिषद, बैठक या महावर्तन? बताइए जल्दी से बताइए भाई। आप लोग कापी कलम लेके बैठा रहा करिए, तुरंत उसको लिख लिया करिए जो समझ में नहीं आया करे, और जब तक वीडियो चला करिए आप इधर उधर ध्यान न लगाइए, नहीं तो पता लगता है बैठे हैं खाने में दिमाग लगा रहता है। तो पहले आप इसको हल कर लीजिए, तब खाया पिया करिए। बहुत लोग खाते खाते पढ़ते हैं, ये गलत बात है। चलिए बताइए। तो चलिए मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। देखिए सम्मिलित, सम्मिलित का अर्थ सभा से नहीं होता है। सम्मिलित तो हम कहीं पर भी हो जाएंगे, तो क्या उसका मतलब सभा है? जैसे मान लीजिए मारपीट कहीं होनी है, अब वहाँ पर 50 लोग इकट्ठा हो गए, तो सभा थोड़ी है वो सभा नहीं है, वो तो मारपीट करने का स्थान है, वो अलग है, वो तो युद्ध क्षेत्र का वो एक मतलब शब्द हो गया। देखिए अगर परिषद है, बैठक है, महावर्तन है, ये शब्द सभा के पर्यायवाची हो सकते हैं, जबकि सम्मिलित होने का मतलब यहाँ पर सभा से नहीं, सम्मिलित बहुत जगह पर हुआ जाता है, तो उन सब का अर्थ सभा से नहीं है। चलिए हम तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ए बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उद्धत का विलोम शब्द है, उद्धत। देखिए उद्धत का मतलब हम आपको बता दें, उद्धत का मतलब होता है अक्खड़। अक्खड़, अक्खड़ कहते नहीं, बहुत अक्खड़ स्वभाव के हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? सौख्य, विनीत, उत्तम, कोमल। तो देखिए इसके आंसर को देख लीजिए। उद्धत का विलोम होगा विनीत। अक्खड़ जब होगा, जब व्यक्ति अक्खड़ होगा तो उसका विलोम विनीत ही होगा। विनीत का मतलब नम्र। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रसारण का विलोम शब्द क्या होगा? प्रसारण, इसका है ए ऑप्शन प्रतिपादन, बी ऑप्शन आरक्षण, सी ऑप्शन आकुंचन या डी ऑप्शन संदर्शन। बताइए प्रसारण। प्रसारण का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना, फैलाइए खूब। और इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए मैं आपको आंसर दिखा दूं, इसका होगा आकुंचन, सी ऑप्शन। आकुंचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। आकुंचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, यानी इकट्ठा होना। तो यानी जब प्रसारण होगा तो फैलाव होगा, आकुंचन मतलब क्या होना? इकट्ठा होना, सिकुड़ना। समझ में आई गई बात? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, मज़ा आ रही है कि नहीं? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न सही हुए हैं, पेपर का लेवल कैसा रहा, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके प्रयास से हमारे अंदर एक उत्साह पैदा होती है। चलिए क्या है प्रश्न कि कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है? कितना अच्छा प्रश्न, आप बताइए। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है? 1, 4, 5 या 3? जल्दी से बताइए, देख लीजिए। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है, वाक्य में कितने विशेषण है? विशेषण उसे कहते हैं जब किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाए, उसकी अच्छाई बताई जाए, उसकी खूबी बताई जाए, उसी को हम विशेषण कहते हैं। तो बताइए इसमें कितने विशेषण हैं? चलिए अगर गिन लिए होंगे तो नहीं तो मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 विशेषण है। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? इसमें आपका जो है ऑप्शन सही है डी, 3। समझ में आई बात? कहने का मतलब कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य, ये जो शब्द है ये सब क्या है? विशेषण शब्द है। इसमें 3 विशेषण है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? अब बताइए। विशेषण तो ठीक है, अब उसमें क्रिया बताइए, क्रिया के साथ जो विशेषता बताई जाए। कहने का मतलब देखिए आपको मैं आंसर दिखा दिया हूँ डायरेक्ट। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें क्रिया विशेषण है? अब मैं इसका विश्लेषण करता हूँ। देखिए बुद्धिमान भी विशेषण है। कहने का मतलब जैसे राहुल बहुत बुद्धिमान है, या राहुल बुद्धिमान है, या सीता बुद्धिमान है, यानी सीता की विशेषता क्या है? बुद्धिमान। देखिए कह दिया जाए
रोटी मीठी है तो रोटी की विशेषता क्या है, मीठी, या गन्ना मीठा है तो यानी गन्ने का विशेषण क्या है, मीठा। तो देखिए ये भी सब क्या है, और पहला संख्या है, ये भी अपने आप में विशेषण है। लेकिन क्रिया विशेषण यानी तेज जो शब्द यहाँ पर है, यानी पहला ऑप्शन जो है तेज, ये क्या है, ये विशेषण के साथ साथ क्रिया है। जैसे राम तेज दौड़ता है तो यानी तेज दौड़ने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्रिया में है। इसमें तेज मतलब होता है काम की जो है गति जो है तेज बताने के साथ साथ विशेषता भी बता रहा है, अर्थात यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण क्या होगा, तेज होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। चलिए बताइए इसमें कौन सा वर्तनी वाला शब्द शुद्ध है, सर्वोत्तम, संसारिक, सच्चिदानंद या कीर्ति। चलिए कीर्ति बताइए, कीर्ति। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, संसारिक, सच्चिदानंद या कीर्ति। देखिए कहने का मतलब यहाँ पर है, देखिए सर्वोत्तम जो है ऐसे नहीं लिखा जाता है, ता में आधा ता रहेगा, यानी यहाँ ता जो पूरा लिखा है इसके पहले आधा ता। और संसारिक नहीं, सांसारिक, सा पर जो बिंदी है उसमें बड़ा की मात्रा, ये भी गलत है। कीर्ति नहीं कहा जाता है, कीर्ति कहा जाता है, यस कीर्ति, ता पर छोटी की मात्रा रहेगा और रेफ जहाँ पर है वो सही है। जबकि यहाँ पर आपका ये तीनों गलत है। सही कौन सा है आपका, सच्चिदानंद। कौन सा सही है, सच्चिदानंद। ये सच्चिदानंद आपका जैसे लिखा है ऐसे ही लिखा जाता है, बाकी तीनों गलत है। चलिए कह रहा है रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध के लिए एक विकल्प चुनिए। कह रहा है विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि वह उसकी अपनी रचना नहीं थी। अब आपको इसमें बताना है कि विश्लेषण लिखा कैसे जाएगा, विश्लेषण लिखा कैसे जाएगा। यहाँ पर रेखांकित शब्द मैं आपको बता दूं कि रेखांकित शब्द विश्लेषण जो है इसी को कह रहा है। क्या पहला है विश्लेषण, विश्लेषण या विश्लेषण या विश्लेषण। हमको कहने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, ऐसे लिख देते हैं ऑप्शन में। तो बताइए इसमें क्या होगा। तो हमें लगता है कि आप लोग बता देंगे, बहुत सरल प्रश्न है। देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि विश्लेषण ऐसे ही लिखा जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, ये देखिए भाववाचक पूछ रहे हैं, भाववाचक संज्ञा कौन सी है जिसमें भाव प्रकट हो, अंदर से हृदय से एक भाव पैदा हो। क्या भारत में भाव पैदा हो रहा है, कि लड़का में भाव पैदा हो रहा है, कि मित्रता में भाव पैदा हो रहा है, कि पेड़ में भाव पैदा हो रहा है, बताइए जल्दी से। जो लोग पढ़ रहे हैं प्रतिदिन हिंदी, वो लोग इस प्रश्न को गलत कर ही नहीं सकते, या इसमें ऐसा में अभी तक कोई प्रश्न नहीं मिला जिसमें आप लोग गलत किए हों। तो देखिए कहने का मतलब मैं आपको आंसर सीधा दिखा देता हूँ, मित्रता। मित्रता देखिए, भारत तो एक नाम है, एक देश का नाम है, यानी जिस देश में हम रहते हैं उसका नाम भारत है, तो ये अर्थात ही संज्ञा है। लड़का भी संज्ञा है और पेड़ भी संज्ञा है। जबकि मित्रता, मित्र अगर होता तो ये अलग बात होती थी, लेकिन मित्रता जो है एक भाववाचक है जिसमें ता जुड़ी जाए, त्वा जुड़ी जाए। मित्रता, शत्रुता, व्यवहारिकता, ममत्व, पुरुषत्व, ऐसे शब्द हमेशा क्या होते हैं, भाववाचक होते हैं। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही है, बताओ बच्चों। इसमें आपका मित्रता जो है बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है, विशेषण, विशेष, जातिवाचक या भाववाचक। अब बताइए, देखिए फिर प्रश्न आ गया, गरीबों की सहायता करो, किस प्रकार का है ये गरीब शब्द, विशेषण है कि विशेष है कि जातिवाचक है, संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है। गरीबों की सहायता करो, तो मैं आपको बता दूं, देखिए गरीब जो है वो जातिवाचक है। अब इसमें जातिवाचक में हो जाता है कि ये जाति बताई जा रही है। अब इसमें बहुत प्रकार के गरीब होते हैं, उनका नाम भी है। देखिए जातिवाचक जैसे कह दिया गया गाय, गाय जातिवाचक है, मनुष्य जातिवाचक है, लड़का जातिवाचक है। क्यों, क्योंकि इसमें जब नाम लेंगे, जैसे कह दिया गया नदी, अब नदी जातिवाचक है, जहां ले लिए गंगा नाम वहां तुरंत ये व्यक्तिवाचक हो गया। तो इस हिसाब से जो ये गरीब है ये जातिवाचक है। समझ में आई बात। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो ना समझ में आए उसको लिख लेना। चलिए अगला प्रश्न, दो वर्णों के मेल से जो होने वाले विकार या परिवर्तन कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन कहते हैं। देखिए आप ये सोचते होंगे, देखिए बहुत लोगों को प्रश्न बिल्कुल सरल लग रहा होगा और बहुत लोगों को कठिन।
तो जिनको कठिन लग रहा होगा उनकी तैयारी अभी अपूर्ण है, वो पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन जिनको जो अभी मान लीजिए 30 प्रश्न हुआ और 30 में उनका 28 सही है, 25 सही है, तो समझ लीजिए वो तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न मैं एकदम हल्का ले आया, प्रश्न अपने हिसाब से बहुत कठिन है, लेकिन जब आप पढ़े हैं तो कहाँ से ये कठिन हो जाएगा। जब आप मेहनत कर रहे हैं तो प्रश्न भी सरल होगा। ऐसा नहीं है कि प्रश्न जो है काफ़ी सरल हुआ है आपकी मेहनत की वजह से। आप मेहनत कर रहे हैं इसलिए प्रश्न सरल हुआ है, और जो नहीं मेहनत कर रहे हैं उनके लिए पूरा लग रहा होगा कि लोहे के चने के बराबर है, चबाने के बराबर है। दो अणुओं के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? चलिए मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ। संधि कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और जब शब्दों में जो विकार होता है उसको हम समास कहते हैं। उपसर्ग आप जानते हैं शब्द के पहले जब लगता है, और प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगता है, यानी शब्द के पीछे लगता है। चलिए, तो दो अणुओं के मेल से संधि का निर्माण होता है। चलिए, निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। ए सुधन उक्ति क्या कहलाएगा? ए सुधन उक्ति। क्या शक्ति, सेक्ति, सूक्ति, सैक्ति? अब आपको सूक्ति के अलावा कभी आप ऐसे देखे हैं लिखे हुए? नहीं देखे ना, तो इसमें सही क्या होगा आपका? सूक्ति सही होगा, क्योंकि सूक्ति ऐसे ही लिखा जाता है और ए सुधन उक्ति ऐसे ही इसका विच्छेद होगा और इसका ऐसे ही संधि भी होगा। तो सूक्ति जो है वो इसमें तीसरा ऑप्शन, अगर वर्तनी के हिसाब से देते तब भी सही है, विच्छेद के हिसाब से दें तब भी यही सही होगा। यानी कहने का मतलब जो इसमें सही है वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न शब्द में दिए निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। सुख दुख, देखिए लिखने में थोड़ा क्या कहते हैं, इसमें एक लाइन में कर दिए हैं। सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव, कर्मधारय। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताओ बताओ केदार हो, जल्दी बताओ। दिए गए जो शब्द यहाँ पर जो दिया गया शब्द है सुख दुख, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, अव्ययभाव या कर्मधारय? तो देखिए द्विगु समास में आप जान ही रहे हैं पहला पद संख्यावाची होगा, तो क्या सुख संख्यावाची है? नहीं है। अव्ययभाव, क्या सुख अव्यय है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो जाएगा। अव्यय जब होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रति है, यथा है, बड़ा आ है, तो इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ये अव्यय है। कर्मधारय, यहाँ पर कहाँ आपका कर्मधारय होगा? तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही है वो क्या सही होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर आपका होगा द्वंद्व समास, क्योंकि सुख का उल्टा क्या होता है? दुख, और दुख का उल्टा सुख। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी और क्या कहते हैं, रात दिन, सुबह शाम, ये सब एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात ये सब द्वंद्व हैं। कौन से समास हैं? द्वंद्व समास, अर्थात आपका ऑप्शन कौन सही होगा? ए ऑप्शन। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है ये बताइए। बीणा पाणी, दुमाता, लाल पीला, विद्याभ्यास, कौन इसमें है कि जो बहुब्रीहि समास में जो दोनों पद अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे की ओर संकेत करता है वो है आपका बहुब्रीहि समास। क्या बीणा पाणी है कि दुमाता है कि लाल पीला है कि विद्याभ्यास? बताइए, जल्दी से बताइए। आप सभी बहुत अच्छे हैं जो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, देखते हैं। आप ऐसे ही वीडियो को हमारे देखते रहिए, शेयर करते रहिए। हमारा भी क्या होगा, हमारे जरिए आप लोगों को थोड़ा लाभ भी मिलता रहेगा, आपका भी काम होगा, मेरा भी काम होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों के पास पहुँचाएं, सभी लोगों को दिखाएं। चलिए बताइए, देखिए फालतू चीज़ों से देखने से अच्छा है आप अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हीं चीज़ों को देखें जो आगे सुख प्रदान करे। यही साल 6 महीने का समय है, यदि आप पसीना बहा देते हैं तो ज़िंदगी भर सुख भोगेंगे। अगर इस समय अगर आप मज़े लेंगे तो बुढ़ापे में तो दुख भोगना बिल्कुल तय है, और इस समय अगर यदि आप थोड़ा सा दुख कष्ट सहेंगे तो बुढ़ापा बिल्कुल आपका सुखमय जाएगा। समझ में आई बात? तो बताइए, बुढ़ापा को दुखदायी बनाना है कि सुखदायी, ये आप पर डिपेंड करता है। तो बताइए इसमें कौन सा है? तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें बीणा पाणी यानी बीणा को धारण करने वाली, तो यहाँ पर क्या है, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। समझ में आई बात? ये दुमाता, लाल पीला, विद्याभ्यास ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लिंग बताइए। मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, धीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग? बताइए। मनगढ़ंत कहते नहीं भैया बहुत मनगढ़ंत बात करते हैं। मनगढ़ंत मतलब मन से गढ़ी हुई बात, जो सत्य ना हो उसमें 10% सत्य रहेगा, सिर्फ 90% उसमें गलत रहेगा, अपने मन से बताएंगे उल्टा सीधा। बताइए इसमें क्या होगा? तो पुल्लिंग है कि धीलिंग है कि उभयलिंग है, नपुंसकलिंग? यहाँ पर स्त्रीलिंग होना चाहिए, धीलिंग लिखे हैं, तो बताइए क्या होगा? तो देखिए ये उभयलिंग है। उभयलिंग यानी जो यहाँ पर सही है आपका वो सही है सी ऑप्शन, उभयलिंग। मनगढ़ंत ये जो शब्द है ये उभयलिंग है। चलिए
देखिए स्त्रीलिंग तो आप जान ही रहे हैं, जैसे जहाँ पर खाती पीती सोती नहाती चलती उठती बैठती, यानी वहाँ पर स्त्रीलिंग, और उठता बैठता सोता चलता खाता पीता ये सब आ गया तो पुल्लिंग। चलिए यानी वाक्य के प्रयोग में। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बस जल्द ही समाप्ति की ओर है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीयों, भारती, भारतीयों, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। तो देखिए इसका जो ऑप्शन सही है वो है भारतीयों, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी भारतीय शब्द का बहुवचन जो होगा भारतीयों होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी हल करते हैं। ये देखिए मनगढ़ंत फिर से आ गया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय शब्द, ये फिर से प्रश्न दोहराया जा रहा है। चलिए यहाँ से देखते हैं, किस रस को रसराज कहा गया है? ये तो मैं आपको बहुत बार बताया हूँ, बताइए किस रस को रसराज कहा गया है? जल्दी से बताइए। तो देखिए जो आंसर है वो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा है श्रृंगार रस, अर्थात आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक क्या होता है बताइए? इसके दो भेद हैं, एक संयोग दूसरा वियोग। जब पति पत्नी का मिलन होता है तो उसको हम कहते हैं संयोग, और जब उनका बिछड़ना होता है तो वियोग। जैसे मैं आपको बता दूं, जब भगवान राम और सीता जी का स्वयंवर होता है तो संयोग श्रृंगार है, और जब भगवान राम से सीता जी अलग होती हैं, कहने का मतलब जब रावण, दुष्ट रावण जब सीता जी का हरण करके ले जाता है तो वहाँ पर क्या है, राम जी पशु पक्षियों से पूछते हैं। उसका एक एग्जाम्पल मैं बता दूं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुमने देखी सीता मिगनैनी। यहाँ पर जो है खग पक्षी मधुकर भौरे से पशु पक्षियों से पूछते हैं कि आपने कभी क्या आपने सीता को देखा है? तो यहाँ पर संयोग और वियोग जो है ये श्रृंगार रस के दो भेद हैं। तो कहने का मतलब रसों का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि साथ साथ में रसों की खोज जो है वो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में की है। 8 रस भरत मुनि ने माना है, 9वां रस शांत रस को नहीं माना है। वीर रस, शांत रस, करुण रस, ऐसे 8 रस हैं। वात्सल रस, भयानक रस और विवत्स रस, ये तमाम जो है रसों के भेद हैं, आप लोगों को मैं बताया हूँ। तो यहाँ पर जो आंसर सही है वो ए ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ये भी याद करना आपको जरूरी होगा। हर रस का स्थायी भाव या याद होना चाहिए। तो विस्मय का स्थायी भाव क्या होगा? हास्य, शांत, अद्भुत या विभत्स। विस्मय यानी ऐसी कोई चीज़ देखे जिसमें आप विस्मय में पड़ जाएं, अर्थात आपका ऑप्शन जो सही होगा वो अद्भुत होगा। कोई अद्भुत चीज़ देखेंगे, अद्भुत रस है तो अद्भुत रस देखेंगे तो विस्मय में हो जाएंगे। भयानक का भय होता है, श्रृंगार का रति होता है स्थायी भाव, करुण का शोक होता है, हास्य का हास होता है, तो वीर का उत्साह होता है। तो यहाँ पर जो है अद्भुत है, यानी विस्मय जो है ये अद्भुत का स्थायी भाव है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तद्भव शब्द है, तद्भव यानी संस्कृत, तद्भव और तत्सम दो शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्द वही शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, और उसी का जो बिगड़ा रूप हो जाता है वो तद्भव होता है। बताइए क्या है? सकट, घात, कांच, काच या गोपाल? बताइए इसमें तद्भव कौन सा है? सकट, घात, कांच या गोपाल? जल्दी से। तो मैं आपको देखिए तुरंत आंसर दिखा रहा हूँ। देखिए कांच जो है आपका ये क्या है? ये आपका जो है तद्भव है, जबकि सकट ये थोड़ा सकट का में यहाँ पर मतलब होता है संकट होता तो ज़्यादा सही रहता है। मुझे लगता है लिखावट में गड़बड़ी हुई है। संकट ये होना चाहिए, घात सही है, गोपाल भी सही है। यहाँ पर आपका जो ये है ये थोड़ा इस तरह से नहीं, संकट होना चाहिए। जबकि यहाँ पर आपका जो है कांच जो है कांच लिखा है, ये आपका तद्भव शब्द है, बाकी सब आपके क्या है? तत्सम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम बताइए संस्कृत का कौन सा शब्द है इसमें? तेल, तैल, तिल, तिल? जल्दी से बताइए। तेल, तैल, तिल, तिल, तिल। तो देखिए मैं आपको बता दूं इसमें का जो आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा? तो देखिए इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तैल होगा। क्या होगा? तैल। तैल जो शब्द है वो तत्सम शब्द है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? अभी मैं हाफ लाइन में आज ही बताया हूँ, कल 2 दिन की क्लास में मैं आपको सम विषम ये सब बता रहा हूँ। तो देखिए सममात्रिक यानी ऐसा छंद की जिसके अंत मैंने पूरी लाइन जब पढ़ी है तो उसमें और उसकी जितनी भी मतलब जितनी भी पंक्ति हैं उसमें समान मात्राएं हों, यानी समान उसमें जो है मात्राएं होनी चाहिए। तो बताइए क्या है? दोहा, सोठा, चौपाई या सभी में? तो देखिए मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, सीधा सीधा आप चलिए सी ऑप्शन पर, यानी चौपाई। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 16 होती हैं चौपाई में मात्राएं, जबकि दोहा में
13-11 और सोरठा में उसका उल्टा 11-13 होता है। तो यानी सममात्रिक यानी जिसमें समान मात्राएं हों। तो जैसे आपको मैं बता दूं आल्हा है 31 मात्रा होती है, ऐसे है हरिगीतिका है, ऐसे तमाम ऐसे हैं कि जो जिसमें सममात्रिक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? फिलहाल ये अभी मैंने आपको नहीं बताया हूँ, अभी मैं इसी के माध्यम से बता दे रहा हूँ और आपको मैं जब पढ़ाऊँगा तो जो कुछ फैक्ट हैं उनको मैं बताऊँगा। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो देखिए इसके आंसर को देखिए, कुंडलिया, कुंडलिया और छप्पय और उल्लाला, ये जो कुछ दो चार जो हैं इसमें ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। यानी कहने का मतलब इसका अंतिम शब्द एक सा होता है, एक समान सा रहता है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, जैसे आप श्री रामचरितमानस जब पढ़ते हैं तो उसमें जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, हारी आ गया, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, उसमें भी हारी इसमें भी हारी। तो ऐसे वैसे इसमें भी है, कुंडलिया में भी है, इसका अंतिम शब्द एक सा होता है। कहने का मतलब आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, बस जल्दी ही वीडियो समाप्त की ओर है। देखिए इसमें बताइए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, जादूगर, नगर या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसमें किस में प्रत्यय लगा हुआ है? यानी अगर पीछे से शब्द या प्रत्यय निकाल लिया जाए, हाँ पीछे से प्रत्यय निकाल लिया जाए तो आगे वाला शब्द बढ़िया से बच जाए। देखिए अगर रा निकाल दें या गर निकाल दें तो सा बचेगा। तो बताइए अगर गर निकाल दें इधर तो जादूगर बचेगा, जादू बचेगा, और इसमें र निकाल दें नग बचेगा। तो बताइए किस में है? तो देखिए जादूगर में अगर हम जादूगर में अगर गर निकाल देंगे तो जादू एक अच्छा शब्द बचेगा। ये प्रत्यय है आपका। तो कहने का मतलब आपका जो आंसर सही है वो क्या सही है? दूसरा ऑप्शन, यानी इसमें क्या है आपका प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये बताइए, का वर्ण किसके योग से बना है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर जो है प्रश्न ही गलत कर दिए हैं। देखिए आंसर इसका जो सही होगा यहाँ पर इस हिसाब से, देखिए जो आंसर का प्लस आ ये सही है। मैं ये समझा कि इसमें हमें लगता है क्षत्रिय वाला अच्छा। देखिए देखिए मैं आपको बता दूं ये चीज़ हम सोचे ये इसको पूछा होगा। यहाँ पर का वर्ण किसके योग से बना है? ये सही है, प्रश्न सही है, आंसर भी सही है। आधा का प्लस छोटा, लेकिन याद रहे तो का वर्ण क्योंकि इसमें ऑप्शन भी दिया गया था तो मैं सोचा कि हो सकता है मैं आपको ये चीज़ बता दूं। देखिए जो छा है ये किसके योग से बनता है? तो आधा का प्लस मूर्धन्य सा, इसको भी ध्यान रख दीजिए। तो इससे इसका बन के बनता है, तो ये भी आप इसको भी ध्यान रखिए। और यहाँ पर जो आपका आंसर पूछ रहा है ये भी आपका बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है का वर्ण देखिए जितने भी व्यंजन है उसमें सब में छोटा आ छिपा हुआ है। तो यानी कहने का मतलब आपका जो है कौन सा ऑप्शन सही है? यानी आपका ऑप्शन जो सही है वो है ये वाला, आधा का प्लस आ। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारूपीय, आस्ट्रिक। जल्दी बताइए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी तिब्बती, भारूपीय, आस्ट्रिक। तो चलिए मैं आपको सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। देखिए हिंदी जो है वो भारूपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की? भारूपीय। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कृपा, कृपा हम कहीं नहीं पा रहे हैं, पहला वाला कैसे पता नहीं कैसे लिख दिए हैं, कृपा, 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 कृप। तो आपको तो पता ही है ये कौन सा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देख लेते हैं आंसर, हाँ नहीं तो पता लगे। देखिए कृपा ऐसे लिखी जाती है। चलिए आगे, और ये सब जो है बताइए वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के कौन कौन से घटक होते हैं? वाक्य में क्या मेन होता है? उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, या कर्म और विशेषण। तो देखिए मैं आपको बता दूं वाक्य में जो होता है उद्देश्य और विधेय होता है। क्या होता है? उद्देश्य और विधेय। कहने का मतलब आपका जो उद्देश्य है और उसमें जो विधेय है, यानी कहने का मतलब इन्हीं दोनों की प्रधानता होती है वाक्य में। तो ये रहा आपका प्रश्न, और ये लास्ट प्रश्न हमें लगता है। देखिए किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, भुलावा, लावा, चढ़ावा। तो देखिए दिख में अगर लावा निकाल देंगे, ओ सॉरी दिख में अगर आवा निकाल देंगे तो दिख बचा, भुलावा में आवा निकाल देंगे तो भूल बचा, और उसके बाद चढ़ावा में आवा निकाल देंगे तो चढ़ बचा। यानी कहने का मतलब सब में अच्छा अच्छा शब्द निकल रहा है, जबकि लावा में आवा निकाल देंगे तो कुछ बचेगा नहीं, ला बचेगा। इसका मतलब यही आपका ऑप्शन जो है गलत है। इसलिए यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। इसमें आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बाकी सब में आवा प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए तो ये रहा प्रश्नों की सीरीज जो है। तो इन प्रश्नों में से आप बताइए कितने आपके सही हुए हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।